Hello student, this is Priyanka. I am your pharma educator for B Pharmacy category. तो आज मैं लेके आई हूँ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि है पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह आपका ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और फैक्टर्स इक्वल होना कितना ज़रूरी होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें इंक्लूड है, हमने ये जाना था। एक ड्रग का गुड बैलेंस होना कितना इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोफिलिक में और लिपोफिलिक में। अनआयोनाइजेशंस देखा था, आयोनाइजेशन देखा था, सारे फैक्टर्स पैरामीटर्स को हमने डिटेल्स में पढ़ा था। आज हम देखेंगे किस तरह से एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म्स जानते हैं इन डिटेल, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना। अगर मेटाबॉलिज्म ना हुआ तो क्या होगा आपके साथ, आपकी बॉडी में, आज हम डिटेल बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आपका बॉडी में ब्रेकडाउन का काम करता है आपके ड्रग्स का। हम फार्मा स्टूडेंट हैं तो ड्रग्स रिलेटेड बात करेंगे। आपका ड्रग का एक अच्छा मेटाबोलाइज होना इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हें 2 फेज़ में गुजरना पड़ता है। नंबर 1 आपका फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं और फेज़ 2 को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो हम बात करते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस के बारे में। जो आपका फेज़ 1 रिएक्शंस है वो क्या है। फेज़ 1 का हम दूसरा नाम जानते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट फेज़ है, ये स्टार्टिंग फेज़ है, इनिशियल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हम जिसे कहते हैं। इस फेज़ के दौरान आपके जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होता है, यानी कि वो ब्रेक डाउन होता है और ये आपका टॉक्सिन जो होता है वो निकालता है, ज़ीनोबायोटिक। बेसिकली हमें पता है कि फेज़ 1 जो रिएक्शंस है उसमें आपको सिंपल रिएक्शंस देखने को मिलता है, बहुत सिंपल रिएक्शंस जैसे हमने देख लिया था। अभी बात करते हैं कि फेज़ 1 में कितने सारे ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, कितने सारे उनमें सब टाइप्स आते हैं। दे अल्टर द केमिकल स्ट्रक्चर। फेज़ 1 जो रिएक्शंस है वो केमिकल स्ट्रक्चर्स को अल्टर करेगा। वो इंट्रोड्यूसिंग फेज़ है, मैंने जैसे आपको कहा कि ये इंट्रोड्यूसिंग है, ये सिंपल रिएक्शंस आपको शो करता है। ये अनमास्किंग करेगा, जो भी एलिमेंट्स उसमें सिंपल ब्रेक डाउन होता हुआ आपको शो होगा। लेकिन फेज़ 1 में आपको कम्प्लीटली फेज़ 1 के बाद आपके जो ड्रग्स है वो एक्सक्रिएट एलिमिनेशन नहीं होते ईजिली, उन्हें फेज़ 2 में जाना ही पड़ता है। तो अब हम फेज़ 1 को अच्छे से समझेंगे। एक्सपोजिंग होगा, देन पोलर फंक्शंस ग्रुप होंगे सच एज आपका हाइड्रोक्साइड होगा, देन अमोनिया, फिर NH2, ये सब देखने को मिलता है। ये हमारे कंपाउंड को मोर सॉल्युबल बनाते हैं ताकि ये हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रिएट हो पाए। सिर्फ ये सॉल्युबल बनाते हैं। फेज़ 1 में सब जो टाइप्स आते हैं वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन। ये फेज़ 1 के सब टाइप है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन में। तो आपको पता ही होगा ऑक्सीडेशंस क्या होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकल जाना, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन्स एंड रिमूवल्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इससे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो अनस्टेबल जैसे टर्मीडिएट, एक्सपोक्साइड, कोइनॉन्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से आपका NH2 जो कार्बन है, NH2 के साथ जैसे ऑक्सीजन आया वहाँ से एक H आपका चला जाएगा बाहर की ओर और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशंस। अब हम बात करते हैं रिडक्शंस की कि रिडक्शंस क्या होता है। रिडक्शंस में आप जानते ही है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगा लेकिन वहाँ से आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा आपके ग्रुप से, इसे कहते हैं रिडक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इधर स्क्रीन पे कि R जो कार्बन होगा, NO2 ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा और हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाएगा, इसलिए कहते हैं इसे रिडक्शन। आप रिडक्शन में काफ़ी अच्छा एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस करेगा
जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शंस के बारे में। तो ये आपका जो होता है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टोनिंग कीटोन जो होते हैं और एल्डिहाइड, ये आपके सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। अब हम जानते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है? इस प्रोसेस में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसकी मदद से आपका केमिकल का ब्रेकडाउन होगा, उनका बॉन्ड टूटेगा। पर्टिकुलर ईस्टर जो होता है वो अमाइड, ईस्टर और अमाइड जो होता है, हम एग्जांपल्स के तौर पर उसे देखते हैं कि कैसे वो कन्वर्ट होता है आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। जैसे कि आपने ईस्टर और वाटर को ऐड किया और आपने एक एंजाइम किया ईस्टरेज, कैसे वो दोनों ऐड होने के बाद एंजाइम के थ्रू या तो आपका प्रोडक्ट में अल्कोहल होगा या तो एसिड फॉर्मेशंस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस यानी आप सिंपल याद रखिए कि आपका ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मदद से आपके केमिकल्स बॉन्ड को चीज़ों में तोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। यानी पानी पिला पिला के इस चीज़ को तोड़ते रहना, उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन क्या है? आपने देखा होगा आपका रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन एक तरह से रिंग का फॉर्म हो जाता है, आपके स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं और फॉर्म होते होते वो एक साइकिल फॉर्म में आपको दिखने को मिल जाते हैं कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैसे साइक्लाइजेशन से आपको फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। मतलब फॉर्मेशंस होना आपका स्ट्रेट चेन का, एक परफेक्ट सर्कल में आ जाना, पूरी तरीके से नहीं पर एक सर्कल फॉर्मेशन आपको फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसे कहते हैं साइक्लाइजेशन। अब हम लास्ट बात करते हैं फेस 1 का डिसाइक्लाइजेशन। डिसाइक्लाइजेशन आप डी से समझिए, डी मतलब कि किसी चीज़ को हटा देना। जैसे आपका कोई सर्कल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हुआ, रिंग स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म हो, उसमें से हमने डिसाइक्लाइजेशंस किए, यानी उस स्ट्रक्चर्स में हमने चेन हटा के हमने रिंग फॉर्म डायरेक्ट हटाकर हमने उसे स्ट्रेट चेन में ले लिया या फिर हमने सिंगल चेन में ले लिया, तो आपका डिसाइक्लाइजेशन हुआ। जैसे आपने साइक्लाइजेशन रिएक्शन को ब्रेक कर दिया हो और वो बिल्कुल एक लॉन्ग चेन की तरह आपको दिख रहा है, उसे कहते हैं डिसाइक्लाइजेशन। ये आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना फेस 1? ये आपको इंट्रोड्यूस करता है, एक्सपोज करता है पोलर फंक्शनल ग्रुप को, ये इंक्रीज करता है वाटर सॉल्युबिलिटी और प्रिपेयर करता है आपके मॉलिक्यूल को फॉर एक्सक्रिएशन। ये आपकी बॉडी से अभी नहीं निकलेगा जब तक आपका फेस 1 प्रॉपरली फेस 2 में ना जाके खुद को और ब्रेक डाउन और प्रॉपर करेगी। फेस 1 में आपका सिर्फ मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो रहा है इन सब के थ्रू, इसे कहते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फेस 2 रिएक्शंस के बारे में। फेस 2 रिएक्शंस के बारे में आपके फेस 2 रिएक्शंस को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन रिएक्शंस और सिंथेटिक रिएक्शंस। जिससे आप फेस 2 रिएक्शंस जो होता है वो सेकेंड एक तरह से रिएक्शंस होता है। ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है फेस 1 रिएक्शंस के बाद, क्योंकि फेस 1 रिएक्शंस में हमने कैसे जाना कि वो सिंपली एक तरह से चीज़ों को, ड्रग को सॉल्युबल फॉर्म में बना रहा है, बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा, जिसके कारण वो फेस 2 में आने के बाद वो कंबाइन होगा। फेस 1 रिएक्शन फेस 2 में आके कंबाइन होता है, तब वो फॉर्म करेगा एंडोजीनियस कंपाउंड टू फॉर्म अ मोर पोलर वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रिएटेड अ प्रोडक्ट। फेस 2 के रिएक्शन में आपको देखने को ये मिलेगा किस तरह से आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपका जो ड्रग जो होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स, वो आपका हाइड्रोफिलिक बन जाएगा, ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी काफ़ी सारे आयरन्स में वो टूटने लग जाएंगे, ड्रग आपका जो इनएक्टिव हो जाएंगे। अब फेस 2 में ऐसे कौन कौन से सब टाइप्स है जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि नंबर 1 ग्लूकोरानाइडेशन, नंबर 2 सल्फेशन, नंबर 3 एसिटाइलेशन, नंबर 4 मिथाइलेशन, नंबर 5 अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन। अब हम बात करते हैं नंबर 1 रिएक्शन की, जिसका नाम है
ग्लूक्यूरोनाइडेशन, ये आप क्या कर सकते हो, ये ऐसी एसिड है जो डिराइव करता है आपके ग्लूकोज को। ग्लूक्यूरोनिक एसिड कॉन्जुगेटेड जो होते हैं वो OH या फिर आपके कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रेजेंस होते हैं ताकि वो चीज़ें को ट्रांसफर्स कर जाए। आपके जो भी ड्रग होगा या फिर ड्रग को अगर आप ग्लूकोरिन एसिड में डालते हो विथ एंजाइम, तो आपका जो ड्रग होगा वो ग्लूकोनाइड बन जाएगा। ये आपकी इंक्रीज़ करती है सॉल्युबिलिटी को ताकि एक्सक्रिएशन ईजिली हो पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो है मॉर्फिन। जैसे मॉर्फिन से आप बना सकते हो मॉर्फिन ग्लूकोरानाइड। देन हम लेंगे सल्फेशन। कॉन्जुगेट किसके साथ करेगा वो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, SO4 2-, जिससे इनका पोलैरिटी होता है एक्सक्रिएशन को इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल में आप लेते हो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, अगर आप सल्फेनेशन करवाओगे तो सल्फेट आपका बन जाएगा। एसिटाइलेशन लेते हो तो एसिटाइलेशंस में हमने क्या देखा है, एसिटाइलेशन ग्रुप को आपने ऐड किया यानी कि कॉन्जुगेट किया, उस चीज़ को आपको उसने साथ जोड़ दिया, तो इनकी क्या पर्पस, उनकी प्रॉपर्टी क्या बढ़ गई कि ये डिक्रीज़ कर देगा एक्टिविटी और इंक्रीज़ करेगी इसकी सॉल्युबिलिटी, ताकि आपका जो ड्रग है वो भी प्रॉपर बाहर आ सके, एलिमिनेशन हो सके। जैसे कि आयोनाइज्ड को आपने क्या किया, एसिटाइल आयोनाइज्ड में आपने उसे चेंज कर दिया। मिथाइलेशन में आपने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया ताकि उसका जो पर्पस है अल्टर हो जाए एक्टिविटी और एसिड इन एक्सक्रिएशन हो जाए। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया एड्रीनलिन नेफ्रीन। अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशंस क्या होता है, अमाइनो एसिड ग्रुप आपने ऐड किया जिसमें आता है ग्लाइसिन, जिसका आपका पर्पस था इनहेंस करेगा वाटर सॉल्युबिलिटी फॉर एक्सक्रिएशन। एग्जांपल में आपने लिया बेंजोइक एसिड जो कि करेगा हिप्यूरिक एसिड विथ ग्लाइसिन। और आपको कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स जो याद रखना है। फेज 1 में आपने क्या देखा, किस तरह से आपका एडिशंस और एक्सपोज हुआ आपके पोलर ग्रुप, जिसके कारण आपकी जो सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज़ हुई। आपने फेज़ 2 में क्या देखा, किस तरह के फेज़ 1 में जो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ, फेज़ 2 के पास आके कॉन्जुगेट हो गए विथ एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसके कारण उनकी इंक्रीज हो गई एक्सक्रिएशंस और डिटॉक्सिफिकेशंस। ये दोनों ही फेज़ 1 जो होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, ये आपके बॉडी में सेफली काम करते हैं ताकि एलिमिनेट कर पाए आपके ड्रग को और आपकी टॉक्सी एफिशिएंसी को कम कर पाए। तो ये आपके थे फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस में क्या क्या आपने देख लिया। आपने फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन देख लिया। फेज़ 2 में आपने क्या देखा, किस तरीके से फेज़ 1 के जो प्रोडक्ट है किस तरह कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस कर रहे हैं कुछ एसिड के साथ, जैसे कि ग्लूकोरानाइडेशंस कॉन्जुगेशन हो गया, सल्फेशन रिएक्शन हो गया, एसिटाइलेशन रिएक्शंस हो गए, मिथाइलेशन रिएक्शन हो गए, अमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हो गए, जिसके एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में सब टाइप्स लिख के आपको डिफ़ाइन करना प्लस आपको एक एग्जांपल पुट करना है ताकि आपका आंसर काफ़ी लॉन्ग भी बन जाए और आपका मीनिंगफुल भी बने, ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सके। चलिए हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है ड्रग के जो मेटाबॉलिज्म्स को इफ़ेक्ट्स करते हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर मेटाबॉलिज्म्स हर स्टेजेस में डिफरेंस होते हैं, हर बॉडीज़ में डिफरेंट होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, और आपके जेनेटिक्स हो या फिर आपके एज हो या फिर आपके हो सकते हैं एंजाइमेटिकल्स आ जाए, फिर इन्वायरमेंटल आ जाए, फिर फिजियोलॉजिकल्स आ जाए, फिर एंजाइम का इंडक्शंस भी देखते हैं, एंजाइम का इनहिबिशंस भी देखते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो आपको इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं या फिर आपके मेटाबॉलिज्म्स का
एक तरह से कारण बन जाता है कि क्या ऐसा चीज़ है आपकी बॉडी में कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो या फिर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं आपके चीज़ों को, सिस्टम को। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ये। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और जेनेटिक्स एंड केमिकल फैक्टर। जो आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आपका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकते हैं, या फिर आपके केमिकल्स फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म्स के जो इफेक्ट करता है। These factors alter the rate of biotransformations and consequently after drug efficiency and toxicity. बायोट्रांसफॉर्मेशंस और आपका मेटाबॉलिज्म ही है, मेटाबॉलिज्म्स भी होते हैं। मेटाबॉलिज्म ना हुआ तो आपकी बॉडी में जो ड्रग है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण आपको एलिमिनेशन ना होने के कारण वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने के कारण आपकी साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं उस चीज़ का। ऐसे कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहले आता है आपका एज। एज एक फैक्टर्स है जिसमें आपने देखा होगा कि आपका न्यू बॉर्न बेबी और एल्डर्स को हमने कंपेयर किया, किस तरह उनमें जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं ड्रग्स की काफ़ी डिफरेंस होते हैं। जैसे न्यू बॉर्न में आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा वो इमेच्योर होगा, वो काफ़ी स्लो मेटाबोलाइज होता है, उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। अगर हम बात करते हैं एल्डर्स का, तो उनका जो लिवर है उनके ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उनके लिवर को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म और उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो कोई भी मेडिसिन इनको लो डोसेस में ही हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स फैक्टर्स के बारे में। तो जेनेटिक्स वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है किस तरह से जेनेटिक्स अफेक्ट्स करते हैं आपके एंजाइम एक्टिविटी को। और सम इंडिविजुअल्स के पास काफ़ी स्लो मेटाबोलाइज होते हैं और वाइल कुछ के पास काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैपिड मेटाबोलाइज होते हैं। ये सब जेनेटिक्स पर डिपेंड होता है आपके। थर्ड फैक्टर्स आपको देखने को मिलता है विच इज़ एंजाइम। फर्स्ट आपने देख लिया एज मैटर करता है। एज जैसे आपने न्यूबॉर्न बेबी का एग्जांपल लिया और कंपेयर किया एल्डर के साथ, तो दोनों का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी काफ़ी कम है। अब हम देखते हैं जेनेटिक्स किस तरह से इफ़ेक्ट्स किया। कुछ के जेनेटिक्स में काफ़ी फास्ट मेटाबॉलिज्म होंगे, कुछ के स्लो होंगे। अब हम बात करते हैं एंजाइम फैक्टर्स के बारे में। एंजाइम फैक्टर्स भी आपके रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म्स के, और इन्वायरमेंट्स फैक्टर्स भी आपके रोल प्ले करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म्स में। एंजाइम फैक्टर्स में हमने देखा है कि दो तरह के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए आप एंजाइम रिलेटेड फैक्टर जो कि होता है एंजाइम इंडक्शंस और एंजाइम इनहिबिटर। ये वो दो फैक्टर्स है। एंजाइम इंडक्शन में आपका क्या होगा, आपका जो सर्टेन ड्रग होगा वो इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटी को ऑफ मेटाबॉलिज्म्स एंजाइम की मदद से और एक्सक्लरेट करेगा आपका मेटाबॉलिज्म, एक तरह से ये इंक्रीज़ कर देगा। ये रहा इंडसर, ये आपका एंजाइम एक्टिविटी जिसके कारण आपका जो मेटाबॉलिज्म्स होता है वो इंक्रीज़ हो गया है। एंजाइम इनहिबिटर्स देखते हैं हम क्या होता है। एंजाइम इनहिबिटर वो ड्रग होते हैं, सम ड्रग्स जो इनहिबिट करे हेपेटिक एंजाइम्स, कॉजेस करे स्लो मेटाबॉलिज्म्स को और इंक्रीज़ करे आपकी टॉक्सिसिटी। तो एंजाइम इनहिबिटर्स में जो होते हैं आपकी इनहिबिशंस का आपके एंजाइम के साथ ना जुड़ पाने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी घट जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कीटोकोनाजोल और साइमिटाइडाइन। और एंजाइम इंडक्शन में जो एग्जांपल है वो फिनाइलटॉनिक और फिनोबार्बिटॉल, ये आपको सेडेटिव में देखने को ज़्यादा मिलता है। अब हम देखते हैं किस तरह से आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म्स को इफेक्ट्स करने के लिए। तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आपका आता है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शंस और
सर टू पोल्यूटेंट कैन ऑल्टर द एंजाइम, आपकी एक्टिविटीज़ को ऑल्टर कर देगी और ड्रग मेटाबॉलिज्म्स को आपको घटा सकती है। स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट हम बात करते हैं, क्या होता है वो स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट। तो आपने जैसे देखा काफ़ी सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जैसे कि इनेंशियोमेरिज्म में वो बिल्कुल मिरर इफेक्ट्स आपके देंगे। ड्रग मॉलिक्यूल्स को आप देख लीजिए, एक एल है एक डी है, ये मिरर इफेक्ट्स है। तो एक तरह से ड्रग मेटाबॉलिज्म्स जो एंजाइम ऑफ्टन मेटाबॉलिज्म्स वन आइसोमेरिज्म फास्टर देन द अदर। तो ये सब मॉलिक्यूल्स के लिए जो मेटाबोलाइज हो रहा है, जो फैक्टर्स अफेक्ट्स करे, तो हर एक चीज़ के लिए, हर सेपरेट मॉलिक्यूल्स के लिए वो स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट डिफरेंस दिखाएंगे। हर मॉलिक्यूल्स या तो कुछ फास्ट हो सकते हैं या तो कुछ स्लो कर सकते हैं। दोनों के हर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के जो मेटाबोलाइज एक्टिविटीज़ होगा वो डिफरेंट होगा, या किसी का जल्दी हो जाएगा या तो किसी का कम हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम स्टीरियोकेमिकल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि प्रोपेनॉल एक आइसोमेरिज्म मेटाबोलाइज फास्टर है, जिसे हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकल मेटाबॉलिज्म्स। हम क्विक समरी लेते हैं इन सब टॉपिक्स के, क्या कहता है ये एक तरह से कि आपका जो मल्टी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं ड्रग मेटाबोलाइज करने में, ऑल्टर करते हैं आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशंस रेट में। कुछ फैक्टर्स होते हैं एज, जेनेटिक्स, एंजाइम, इन्वायरमेंट, आपके डिसीज़ कंडीशंस, ये की डिटर्मिनेशंस है जो इफ़ेक्ट्स करते हैं। कुछ होते हैं एंजाइम इंडक्शन जो इंक्रीज़ करेंगे मेटाबॉलिज्म, कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो आपके डिक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म। स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस कैन चेंज ड्रग एफिशिएंसी ऑन टॉक्सिसिटी, वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स डिपेंड होता है किस तरह से आपका जो डिफरेंस मॉलिक्यूल्स है, कुछ का फास्ट कुछ का स्लो होता है, ये डिपेंड करेगा, ड्रग को एफिशिएंस करेगा, और इनकी टॉक्सिसिटी होते हैं वो चेंज होता रहता है। तो सारे फैक्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, सारे फैक्टर्स के एग्जाम्पल के साथ उसके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इनडिफाइन कितने फेजेस है उनके डेफिनेशंस एग्जाम्पल्स भी आप दे दीजिएगा। तो ये जो आपके शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप इसे भी पढ़ लेंगे, प्रॉपर आप समझ लेते हो इस चीज़ को, तो आप अच्छे मार्क्स को आप अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर सकते हो। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय।